आखिर क्या चीज एक राजा को एक किंवदंती, एक लेजेंड बना देती है? कभी कभी किसी की विरासत इतनी बड़ी होती है कि वो इतिहास की किताबों से निकलकर कहानियों और लोक कथाओं का हिस्सा बन जाती है। आज हम एक ऐसे ही शासक की कहानी में उतरेंगे, महान राजा भोज। जरा सोचिए, एक ऐसा सिंहासन जो सिर्फ बैठने की जगह ना हो बल्कि एक जज हो। एक ऐसा सिंहासन जो ये तय करे कि उस पर बैठने वाला शासक सच में उसके लायक है भी या नहीं। और यहीं से हमारी कहानी सिंहासन बत्तीसी का वो रहस्यमयी किस्सा शुरू होता है। तो ये कहानी हमें ले जाती है उज्जैन, एक मामूली किसान के खेत में। उसकी सारी जमीन तो बड़ी उपजाऊ थी, सिवाय एक छोटे से टीले के, जहां कुछ भी नहीं उगता था। लेकिन उस बंजर जमीन के टुकड़े में एक अजीब सा जादू छिपा था। और सबसे हैरान करने वाली बात थी उस किसान का बर्ताव। देखिए, जब भी वो उस टीले पर खड़ा होता तो उसकी शख्सियत पूरी तरह बदल जाती। वो एक आम किसान से एक निडर शासक बन जाता और चिल्लाता, राजा भोज को पेश करो, ये राज्य मेरा है। और ये खबर आग की तरह फैल गई सीधे राजा भोज के कानों तक। तो राजा भोज खुद इस रहस्य को देखने के लिए पहुंचे, और इस अजीब घटना को देखकर उन्होंने फौरन उस टीले की खुदाई का हुक्म दिया। और जमीन के नीचे से जो निकला उसने तो सबको दंग कर दिया। एक शानदार सिंहासन जिसके चारों ओर 32 खूबसूरत पत्थर की मूर्तियां बनी हुई थीं। सिंहासन को बड़े सम्मान के साथ महल लाया गया, उसकी मरम्मत हुई और राजा भोज के बैठने के लिए एक शुभ दिन तय किया गया। दरबार सजा था, जश्न का माहौल था। लेकिन जैसे ही राजा ने सिंहासन की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो 32 पत्थर की मूर्तियां जोर जोर से हंसने लगीं। जब हैरान राजा ने उनकी हंसी की वजह पूछी तो पहली मूर्ति, जिसका नाम था रत्नमंजरी, बोली। उसने राजा भोज को सीधे सीधे चुनौती दे दी, समझाया कि ये सिंहासन ताकत या दौलत नहीं देखता, ये तो परखता है विनम्रता, ज्ञान और इंसाफ को। बिल्कुल वही गुण जो महान राजा विक्रमादित्य में थे। तो इस कहानी से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या राजा भोज सच में उस सिंहासन के काबिल नहीं थे? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए इस मिथक से बाहर निकलते हैं और इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, ये जानने के लिए कि आखिर असली राजा भोज थे कौन। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। देखिए, इतिहास में भोज नाम के कई राजा हुए हैं, जैसे मिहिर भोज। लेकिन हम जिनकी बात कर रहे हैं वो थे परमार वंश के राजा भोज, जिनकी राजधानी थी धार। तो राजा भोज की जिंदगी कैसी थी? सोचिए, सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्हें ताज पहना दिया गया और उन्होंने मालवा पर करीब 45 साल राज किया। एक ऐसा दौर जो लड़ाइयों से भी भरा था, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन से भी और ज्ञान से भी। तो चलिए उनकी विरासत को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। उनके शासन के दो सबसे मजबूत स्तंभ थे, उनकी सैन्य शक्ति और उनका आर्किटेक्चर का विजन। कहा जा सकता है कि उन्होंने अपना राज्य तलवार और पत्थर दोनों से बनाया था। जब भोज गद्दी पर बैठे ना, तो उनका राज्य चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था। उत्तर में तुर्क, दक्षिण पश्चिम में चालुक्य, पूरब में कलचुरी, हर दिशा से खतरा मंडरा रहा था। लेकिन उन्होंने न सिर्फ अपने राज्य को बचाया बल्कि इन सबको हराया भी। उनकी जीत इतनी जबरदस्त थी कि उससे एक मशहूर कहावत पैदा हुई जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ये कहावत जो किसी बहुत बड़े अंतर को दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है, असल में गांगे देव जैसे ताकतवर दुश्मनों पर उनकी शानदार जीत से ही निकली है। उनकी सबसे प्रसिद्ध सैन्य जीतों में से एक थी सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले का बदला लेना। 1026 ईस्वी में उन्होंने महमूद गजनवी की सेना पर ऐसा हमला किया कि उसे सिंध के रेगिस्तान के रास्ते भागना पड़ा। बाद में उन्होंने दूसरे राजाओं के साथ मिलकर गजनवी के बेटे को भी हराया और इस जीत की याद में भोजपुर में वो विशाल शिव मंदिर बनवाया। लेकिन भोज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक बेहतरीन निर्माता भी थे। भोजपुर का वो अधूरा पर शानदार मंदिर, भोपाल की विशाल झील, सोचिए 250 वर्ग मील की, धार में शिक्षा का केंद्र भोजशाला, ये सब उनकी दूर की सोच का सबूत हैं। लेकिन राजा भोज की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी महानता सिर्फ जंग के मैदानों और बड़ी बड़ी इमारतों तक ही नहीं थी। उनकी विरासत का तीसरा और शायद सबसे जरूरी स्तंभ था उनका ज्ञान, उनकी विद्वत्ता। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए,
84। 84 माना जाता है कि राजा भोज ने खुद 84 ग्रंथ लिखे थे। सोचिए, एक राजा जो एक तरफ जंग लड़ रहा है, राज्य चला रहा है, और दूसरी तरफ आर्किटेक्चर से लेकर व्याकरण, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, यहां तक कि एरोनॉटिक्स जैसे विषयों पर लिख भी रहा है। ये तो कमाल ही है। चलिए उनकी कुछ मशहूर किताबों पर नजर डालते हैं। सम्रांगण सूत्रधार आर्किटेक्चर का एक विश्वकोश है। सरस्वती कंठाभरण व्याकरण और कविता पर एक मास्टरपीस है। और आयुर्वेद सर्वस्व मेडिसिन में उनकी विशेषज्ञता दिखाता है। और वो सिर्फ एक विद्वान नहीं थे, बल्कि विद्वानों के संरक्षक भी थे। कहा जाता है कि उनके दरबार में 500 से ज्यादा विद्वान थे, जिनमें 9 नवरत्न भी शामिल थे। उन्होंने अपने राज्य को ज्ञान और संस्कृति का एक जीता जागता केंद्र बना दिया था। उनके इन्हीं असाधारण कामों की वजह से उन्हें एक उपाधि दी गई, नव सहासांक, जिसका मतलब है नया विक्रमादित्य। और देखिए, यही उपाधि उन्हें सीधी उस महान राजा से जोड़ती है जिसका सिंहासन उन्हें चुनौती दे रहा था। तो इसके साथ ही हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। अब जब हम उस महान योद्धा, निर्माता और विद्वान को जान चुके हैं जो राजा भोज थे, तो अब हम सिंहासन बत्तीसी की उस कहानी को एक बिल्कुल नई नजर से देख सकते हैं। आप समझ में आता है कि राजा भोज के आसपास इतनी बड़ी कहानियां क्यों बनी। उनके काम इतने विशाल थे, इतने बड़े थे कि वो खुद ही एक लेजेंड बन गए। वो जो मिथक है ना, वो उनकी सच्चाई की ही एक परछाई है। तो सिंहासन की वो चुनौती राजा भोज की हार नहीं थी। शायद वो एक टिप्पणी थी, एक सोच थी कि असली बड़प्पन सिर्फ ताकत और उपलब्धियों से नहीं आता। ये हमें याद दिलाता है कि विनम्रता और ज्ञान जैसे गुण भी उतने ही जरूरी हैं, शायद उससे भी ज्यादा। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। किसी भी शासक की असली महानता को आखिर क्या चीज परिभाषित करती है? उनकी बनाई हुई इमारतें और जीती हुई लड़ाइयां, या उनका ज्ञान और उनकी विनम्रता? राजा भोज की कहानी शायद इन्हीं दोनों के बीच एक संतुलन ढूंढने की प्रेरणा देती है।